हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बेरोजगार था और पैसों के लिए परेशान भी। जब एक फकीर ने मुझसे खाना मांगा, मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने उसको खाना खिला दिया। जब उसने मुझे दवा दी कि तेरा हर साल एक बेटा होगा, मैं मुस्कुरा दिया कि इतनी गुर्बत में तो शादी भी ना होगी। जब अचानक उसी दिन मेरी अच्छी नौकरी लग गई और अम्मा ने फौरन खाला की बेटी से रिश्ता कर दिया। मुझे इस फकीर की दुआ याद आई। निकाह से पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। सब बहुत परेशान हो गए और मुझे अस्पताल ले गए। मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर जोर जोर से चीखने लगा और पूरा अस्पताल जमा हो गया। जब उसने मेरी कमीज हटाई तो मेरी जान निकल गई कि पेट में बलाल छत पर खड़ा कब से एक जगह को घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है। वो तो अपना सारा काम वक्त पर करता था, फिर भी उसे ऐसे बेइज्जत करके निकाल दिया। बिलाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक उसके ऑफिस वालों ने उसे ऑफिस से निकाल दिया। वो वजह बिना बताई। वो बहुत परेशान था। उसकी अम्मा भी उसकी वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसे बहुत मुश्किल से पढ़ाया था। उसके वालिद वफात पा गए थे। उसकी अम्मा ने बहुत मुश्किल से उसे इस काबिल बनाया कि वो नौकरी कर सके। वो इसी तरह छत पर खड़ा हुआ था कि अचानक से उसकी अम्मा उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी अम्मा की तरफ देखा। उसने मुड़कर अपनी अम्मा की तरफ देखा। उसकी अम्मा हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों तुम परेशान होते हो? ऐसे जिंदगी में वक्त आते रहते हैं। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह अकेला और परेशान ना देखूं। इसकी अम्मा गोया उसे यकीन दिला रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसके ऑफिस वालों ने जो बात की थी, इस वजह से वो बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी उसे कोई नौकरी मिल जाती। लेकिन वो ये बात अपनी अम्मा को नहीं बताना चाहता था। अम्मा, आप भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी देखूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि आप अकेली हो जाएंगी। इन हालात में आपको किसी दूसरे शहर भी नहीं ले जा सकता। वो परेशानी के आलम में कहने लगा। उसकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? नौकरी मिल जाएगी और इसी शहर में मिल जाएगी, उसकी अम्मा ने प्यार से कहा। वो इस बात में सर हिलाने लगा। अच्छा, अब नीचे चलो, कब से खाना बना पड़ा है, तुम ऐसे ऊपर ही खड़े हो, उसकी अम्मा ने नरमी से कहा और वो अपनी अम्मा के साथ नीचे चला आया। अभी वो खाना खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक से उसका मोबाइल बजने लगा। वो नफी में सर हिलाता हुआ मोबाइल पर जाहिर होने वाला नंबर देखने लगा। उसने कॉल काट दी और खाने में मसरूफ हो गया, मगर फिर से कॉल आने लगी। उसकी अम्मा ने अजीब नजरों से उसे देखा। बेटा, किसकी कॉल आ रही है? शायद किसी ने कोई जरूरी बात करनी हो, कॉल उठा लो, उसकी अम्मा ने नरमी से कहा। उसने नफी में सर हिलाया और मोबाइल बंद करके रख दिया। अम्मा, कोई जरूरी कॉल नहीं है, बस दोस्त परेशान कर रहा है, इस वजह से बंद की है, उसने जल्दी से बहाना बनाया। उसकी अम्मा उसके चेहरे पर देखने लगी, जहां पहले से ज्यादा परेशानी छा गई थी। बेटा, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? तुम नौकरी की वजह से परेशान हो, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते, उसकी अम्मा ने नरमी से कहा। अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं है, बस मैं नौकरी की वजह से ही परेशान हूँ। वो ये कहकर उठकर चला गया। वो चलते हुए घर से बाहर आ गया। रात काफी हो गई थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरे साथ ऐसा करोगी, वो मन ही मन में सोचने लगा और बिला वजह सड़क पर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आने लगे। उसने हैरत से मोबाइल की तरफ देखा। तुमसे मिलना है मुझे और ज़रूरी बात करनी है मुझे, अभी मिलो जल्दी से, वो हैरत से मैसेज देखने लगा। उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उससे समझ रहा था, लेकिन वो न जाने क्यों उससे मिलना चाहती थी, मगर वो उससे मिलना नहीं चाहता था। अचानक कॉल आने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कॉल रिसीव की। मैंने आपको कहा ना कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और कोई बात नहीं करना चाहता आपसे। आपकी वजह से मैं इस हाल में हूँ, फिर भी आप मुझे कॉल कर रही हैं। आप समझ क्यों नहीं रही कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं? अब आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वो गुस्से से उसे कहने लगा। आपको लगता है ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है?
तो फिर लगता रहे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझसे खफा हो रहे हैं। वो सारी बातें भूल गए हैं जो आपने मुझसे की थी, वो गुस्से में कहने लगी, मगर इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आप इन सब बातों पर मट्टी डालें और आइंदा मुझसे राब्ता मत करना, क्योंकि मुझे आज अपनी अम्मा की हालत पर रहम आ रहा है। मैंने आपको मना किया था कि ऑफिस में ऐसी कोई बात मत करना। अब आप तो खुश हैं ना? जलील तो मैं हो रहा हूँ ना? वो गुस्से में बोलने लगा। उसे खुद भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो न जाने क्या क्या बोल रहा था। अचानक दूसरी तरफ से कॉल कट गई। एक मैसेज आ गया, बलाल मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा कुछ बोलोगे, आइंदा तुमसे राब्ता नहीं करूंगी। वो मैसेज देखकर डिलीट करने लगा, मगर उसे कुछ हो रहा था। वो ये सब कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर उसके सामने बार बार अपनी अम्मा का चेहरा आ रहा था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ बोल गया था। रात के न जाने कौन से पहर वो घर आया। उसकी अम्मा परेशान सी घूम रही थीं। उसे देखकर गोया उनकी सांस में सांस आई हो। वो बेदिली से अपने कमरे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। अगले दिन सुबह सुबह मोबाइल बजने से उसकी आंख खुली। उसने मोबाइल पर देखा और गहरी सांस ली। वो जल्दी से उठा और फ्रेश हुआ। उसकी अम्मा उसकी जल्दबाजी देखने लगी। वो बहुत जल्दबाजी में नाश्ता कर रहा था। क्या हुआ है बेटा, कहीं जाना है क्या, जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहे हो? उसकी अम्मा ने नरमी से पूछा। वो इस्बात में सर हिलाने लगा। वो एक जगह पर नौकरी देखने जाना है, आप बस दुआ करना जल्दी से नौकरी मिल जाए। वो जल्दी से उठता हुआ बोला। उसकी अम्मा उसे दुआएं देने लगी। वो जल्दी से बाहर निकला। वो अपनी अम्मा से नजरें चुरा रहा था और ये बात उसकी अम्मा को परेशान करने लगी। दोपहर के वक्त वो एक जगह पर पहुंचा, मगर वहां पर उसका दोस्त मौजूद नहीं था। उसे गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि उसके दोस्त ने उसे जलील करने के लिए बुलाया था। वो काफी देर बैठा रहा। आखिर गुस्से में उठा। अभी वो जाने के लिए उठा ही था कि उसी वक्त उसका दोस्त वहां पर दाखिल हुआ। वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यार तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है, अब मैंने तुम्हें मिलना था तो नखरे क्यों दिखा रहा है? तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है। इसका दोस्त इसके पास बैठता हुआ बोला। वो अपने दोस्त के चेहरे पर देखने लगा। वो एकदम से संजीदा हो गया था। बलाल, तुमने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था और मैं जानता हूँ जिस तरह तुम्हें ऑफिस से निकाला गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस शहर में नौकरी मिले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो जैसे अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा हो। और बलाल इस बात में सर हिलाने लगा। तुमने मेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मुझे कुछ हौसला हो। तुम नहीं जानते मैं कितना परेशान हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से नौकरी करने लगूँ, क्योंकि मेरी अम्मा भी बहुत परेशान है मेरी वजह से। उसने धीरे से कहा, जैसे वो उससे गुजारिश कर रहा हो कि वो उसे नौकरी ढूंढ दे। मैं एक नंबर तुम्हें देता हूँ, इस पर तुमने कॉल करनी है। उन्हें पता चल जाएगा। इसके बाद जो पूछेंगे तुमने उसका जवाब देना है। फिर जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। जो कुछ हुआ पहले वाले ऑफिस में तुम वो उन्हें बता देना, वो ज़रूर तुम्हें नौकरी देंगे। और मैंने पहले भी उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। इसके दोस्त ने उसे पूरा यकीन दिलाया उसे नौकरी मिल जाएगी और वो भी पुरसुकून होकर घर आ गया। घर आकर वो नंबर देखने लगा। आखिर उसने गहरी सांस लेकर इस पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई। वो थोड़ी देर इनसे बात करता रहा। दूसरी तरफ कोई आदमी था। वो उससे सवाल करता रहा। बलाल उससे जवाब देता रहा। ठीक है, कल आकर मुझसे मिलो, ऑफिस में कुछ ज़रूरी बात पूछनी है आपसे। दूसरी तरफ से संजीदगी से कहा गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि वो कल ही उनके ऑफिस आ जाएगा। अगले दिन वो उनके ऑफिस गया, मगर किसी से इसकी मुलाकात ना हो सकी। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने बुलाकर इससे कोई मुलाकात भी न की। वो परेशान सा सड़क पर चल रहा था। अचानक से उसके सामने एक फकीर आया और उसका रास्ता रोक लिया और उससे मदद मांगने लगा। बलाल ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो अंदर से 20 रुपए निकले। इस वक्त इसके पास इतने ही थे। उसने वो पैसे फकीर को दे दिए और फकीर एकदम से खुश हो गया और कहने लगा, बेटा खुदा तुम्हें हर साल एक बेटा देगा, तुमने मेरी मदद की है। वो फकीर ये कहता हुआ चला गया और वो इस फकीर को जाता हुआ देखने लगा। उसे हंसी भी आई कि फकीर उसे क्या दुआ दे गया है। उस पर जितनी गुर्बत छाई हुई थी, इस गुर्बत में तो उसकी शादी होना भी मुश्किल था और फकीर बच्चों की बात कह रहा है। उसने अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो परेशान सा घर में दाखिल हुआ। अभी उसने घर में कदम रखा ही था कि अचानक से उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल की तरफ देखा तो उसे हैरत हुई। उसने बेदिली से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान के साथ लगा लिया। कैसी हो और आज इतने अरसे बाद कैसे याद कर लिया है?
या अभी मुझे बर्बाद करना बाकी है जिसकी वजह से मुझे याद कर रही हो? वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। मुझे लगा था कि अब तक तो तुम्हारे हालात बदल गए होंगे, मगर तुम तो अभी भी वैसा ही सोचते हो जैसे पहले सोचते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ से वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं तुमसे कैसे कोई राब्ता रख सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत शौक है मुझे जलील करने का। तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत गुर्बत वाले दिन काट रहा हूँ। ऐसी जिंदगी तो मैंने अपने बाप के मरने के बाद भी नहीं गुजारी थी जैसी आज मुझे गुजारनी पड़ रही है। जानती हो, जब मैं अपनी माँ का मुरझाया हुआ उदास परेशान चेहरा देखता हूँ तो मुझे तब तुमसे नफरत महसूस होती है। मेरा बस नहीं चलता कि कुछ कर लूँ अपने साथ, क्योंकि मैं बहुत बेबस हुआ पड़ा हूँ। वो गुस्से में कहने लगा, सब कुछ ठीक भी तो हो सकता है। जो गलत फहमी हमारे ऑफिस के बॉस को ही है वो दूर भी तो की जा सकती है। अगर तुम चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो लड़की संजीदगी से कहने लगी, अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में कह रही हो कि साथ दोगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हारी बात मानने की। जानती हो ना इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ और इन सब की वजह भी तुम ही हो। वो गहरी सांस लेता हुआ बोला, पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी, तुम्हें नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरा इंतजार करना होगा। कुछ अरसे में तुमसे राब्ता नहीं रखूंगी, लेकिन इंतजार करना। तुम काफी समझदार हो, मेरी बात को काफी हद तक समझ गए होगे। वो जो कुछ भी बोल रही थी बलाल को कुछ नहीं सुन रहा था। वो बस इसी बात पर खुश हो रहा था कि अब उसे नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही कॉल कट हुई उसने सुख की सांस ली और कमरे की तरफ चला गया। रात के वक्त वो छत पर खड़ा हुआ था। उसके दोस्त की कॉल आई। उसने कॉल काट दी। इससे पहले ही अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जिस जगह पर बताया था वहां पर बस बलाल जलील ही हुआ था और तो कुछ नहीं हुआ था। यार क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जानता हूँ कि तुम परेशान हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ही गलत समझो। तुम जानते हो वहाँ पर सर तुम्हारा कितना वेट करते रहे और तुम उनसे बिना मिले ही आ गए थे। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी। इसका दोस्त गुस्से में कहने लगा। उसने गहरी सांस ली। मैं भी वहाँ पर काफ़ी देर वेट करता रहा था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे जलील करने के लिए बुलाया था। वो गुस्से में कहने लगा, मगर उसका दोस्त कहने लगा कि एक बार फिर वो इस ऑफिस में जाए। उसके लाख मना करने पे भी उसके दोस्त ने उससे मना लिया। अब वो पुरसुकून था। उसे समझ आ गई थी कि अब उसे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसका दोस्त अकेला नौकरी नहीं दिलवा रहा था, साथ कोई और भी शामिल था। अगले दिन वो ऑफिस गया। उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी सोच से भी ज्यादा। इतना अरसा वो जलील होता रहा, दर बदर भटकता रहा, मगर अब वो बहुत खुश था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसकी अम्मा परेशान सी घूम रही थी। अम्मा मुझे नौकरी मिल गई, वो भी बहुत अच्छी। वो मुस्कुराता हुआ अपनी अम्मा को बताने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मा भी मुस्कुरा दी और उसे दुआएं देने लगी। वो अपने कमरे में आ गया और उसने सबसे पहले अपने मोबाइल से सिम निकाल दी। मैं जान गया हूँ मुझे क्यों नौकरी से निकाला गया था और इसकी क्या वजह थी। अब मुझे तुम में से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो सुकून से सोचने लगा। अगले दिन वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और वो किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। जल्दी से तैयार होने के बाद वो घर से ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुंचते ही एक आदमी सामने खड़ा हुआ था। सर आपका मैं कब से वेट कर रहा हूँ, बहुत देर कर दी है, इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हैरत से इस आदमी को देखने लगा। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे बॉस ने कहा था कि जैसे ही आप ऑफिस आएं मैं आपको इनके कमरे में ले जाऊं। आप फिक्र मत करें, यहाँ आपकी बहुत कदर की जाएगी। वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी उसी को ये सब कुछ बोल रहा है। वो इस आदमी के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। अचानक उसने जैसे ही सामने बैठे आदमी को देखा तो खुश्क घोंट भरने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन बैठा हुआ है। क्या है, अपने दोस्त को ऐसे देखकर हैरान हो गए। मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक दिन तुम भी ऐसे ही मेरे साथ मेरी जगह पर होगे। और जानते हो मुझे बहुत दुख हुआ था ये सुनकर कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। इस वक्त मैंने बस यही सोचा था कि मैं पता करके ही रहूँगा कि इन सब के पीछे क्या वजह है, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और वक्त आने पर तुम्हें भी बताऊँगा। लेकिन तुम आज से काम शुरू कर दो, तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है।
اس کے دوست نے مسکراتے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پورا دن وہ آفس میں کام کرتا رہا۔ رات کو وہ گھر آیا تو سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ کبھی وہ اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی اپنی اماں کو۔ بیٹا، یہ ہمارے نئے ہمسائے آئے ہیں تو یہ بچی بھی ان کی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، اس کی اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دیتا۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی اور وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگا۔ اسے غصہ آنے لگا اس لڑکی پر۔ وہ بیڈ پر تھک کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کیوں آئی ہے، لیکن وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ضرور اس کی اماں کے ساتھ جان پہچان بڑھا چکی ہے، اسی وجہ سے وہ ایسے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے اس کی اماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی اماں کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور وہ لڑکی اس کی اماں کو کوئی پٹی پڑھا گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اماں ایسے اس کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کوئی بات کرنی ہے کیا؟ وہ حیرت سے اپنی اماں سے پوچھنے لگا۔ اس کی اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، کیوں نہ تمہاری شادی کر دوں؟ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہوئی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ اس کی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی اماں کو کون سی لڑکی پسند آ گئی ہے، اور یہ اس لڑکی کا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو کر بولا، امی، آپ ابھی اچھی طرح سے جانتی ہیں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر آپ ضد کر رہی ہیں تو میں خاندان سے باہر بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے میری شادی کرنی ہے تو خاندان میں ہی کریے گا، کیونکہ خاندان کے باہر کریں گی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی اماں کو صاف صاف بتایا، انہوں نے جو لڑکی اس کے لیے پسند کی ہے وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر اس کی اماں ایک دم سے پریشان ہو گئیں۔ وہ اپنی اماں کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا ہی تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اماں کمرے سے چلی گئیں۔ اگلی رات پھر وہ تھکا ہارا کام سے واپس آیا تو چھت پر ہوا لینے کے لیے آیا، مگر وہاں پر وہ لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ وہ غصے میں اسے گھورنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہو، میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں لی، اس وجہ سے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ غصے سے کہنے لگا اور وہ لڑکی مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ تمہیں تو نوکری مل گئی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر ٹھیک ہے، ویسے تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میری اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے بس مذاق کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اتنا سا مذاق تم پر اتنا بھاری ہوگا اور تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ بلال نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کر رہا تھا اور وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، وہ غصے میں چیخ کر بولا، اور وہ لڑکی ایک دم سے ڈر گئی اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ وہ بھی نیچے چلا آیا۔ چند دن گزرے۔ اس کی اماں اس کو کہنے لگیں انہوں نے بلال کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بلال حیران ہو گیا، کیا مطلب ہے آپ نے میرا رشتہ کر دیا اور مجھے کچھ بتایا بھی نہیں؟ کہاں کیا، کب کیا، کیوں کیا؟ وہ حیرت سے اپنی اماں سے پوچھنے لگا۔ اس کی اماں مسکراتی ہوئی بولیں، بیٹا میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، بہت اچھی لڑکی ہے، ویسے ہی ڈھونڈی ہے جیسی تم چاہتے تھے۔ اس کی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، بیٹا اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں اور اس نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ بوجھ کچھ دیر کے لیے ہی ہلکا ہوا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے کیے فیصلے پر کتنا پچھتانا پڑے گا۔ چند دن بعد اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل کچھ پریشان سا رہتا تھا۔ آخر اس کی مہندی کا دن بھی آ گیا۔ اسے اتنے سارے لوگوں میں پریشانی ہونے لگی۔ وہ گھبراتا ہوا چھت پر چلا آیا۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ اسے چھت سے آواز آنے لگی، اور وہ آواز نہ جانے کیوں اس کا دل چیرنے لگی۔ وہ گہری سانس لینے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس نیچے آ گیا، مگر وہ باتیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ وہ گھبرا رہا تھا۔ اس کی اماں اس کی حالت دیکھنے لگیں اور سوچنے لگی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔
وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی اماں اس کے پیچھے گئیں مگر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسا تو نہیں تھا۔ میں کتنا برا ہوں، میں بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ساری غلطی تو میری تھی نا۔ اس میں اگر اس کی غلطی تھی تو میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں نہ، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن میں گھبرا کیوں رہا ہوں؟ میں اتنا بے چین کیوں ہوں؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبراتا ہوا سوچنے لگا۔ اچانک اسے اپنا مشکل وقت یاد آنے لگا جب وہ دوپہر کے وقت سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں گھومتا تھا۔ کبھی وہ ایک آفس میں بیٹھ کر سکون سے کام کرتا تھا۔ اگر وہ اس آفس سے نکل کر در بدر سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا تو صرف ایک لڑکی کی وجہ سے، مگر آج وہ اس کے لیے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ وہ ایک مطلبی لڑکی ہے، اس نے اپنے فائدے کے لیے مجھے شہر میں ذلیل کیا، پھر میں کیسے اس کی بات سن لیتا؟ اماں بھی تو کتنا پریشان ہوئی ہیں اس کی وجہ سے۔ وہ خود کو دلاسے دے رہا تھا اور اس کی طرف سے دھیان ہٹا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید اس بارے میں سوچا تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن اس کی خالہ کی بیٹی بیاہ کر اس کے سنگ اس کے گھر آ گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلال کو گھورنے لگی۔ بلال کو حیرت ہوئی، نہ جانے وہ اسے کیوں گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر اس نے نگاہیں جھکا لیں اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی اس نے۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن میں کچھ کہوں گی نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے بھی مجبوری میں ہی شادی کی ہے، خالہ کے کہنے پر۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے اپنی بیوی کی بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ اگر تمہیں غصہ دکھانا آتا ہے تو مجھے بھی آتا ہے، اور یہ نخرے مجھے مت دکھانا، وہ غصے میں کہنے لگا اور وہاں سے چلا گیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ غصے میں چھت پر آ گیا، لیکن چھت ویران پڑی ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ چھت پر وہ کوئی ہوگا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہ آیا۔ اسے شاید عادت ہو گئی تھی۔ رات کے وقت چھت پر بیٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے نیچے آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، اس کی بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا اور کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اماں اور اس کی بیوی گھر میں داخل ہوئیں اور وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ ان سے پوچھنے لگا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں گئی تھیں؟ وہ حیرانگی سے اپنی اماں سے پوچھنے لگا، بیٹا یہ ساتھ والوں کے گھر گئی تھی، ان کی بچی بہت نیک اور پیاری تھی، رات کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور بیچاری فجر کے وقت وفات پا گئی۔ اس کی اماں نے دکھی انداز میں کہا اور اس کو لگا کہ کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ اچانک سے وہ فرش پر گر گیا اور اسے اس کے بعد کچھ بھی نہ یاد رہا۔ اچانک اس کی آنکھ ہسپتال کے کمرے میں کھلی۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے نہ جانے کتنے منظر گھوم رہے تھے۔ اسے ہر طرف چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پورے ہسپتال کے ڈاکٹر چیخ رہے ہوں۔ وہ مشین پر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، مشین پر اپنے دل کی دھڑکن دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اچانک ایک ڈاکٹر آیا اور اسے انجیکشن لگایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے دوسری بار ہوش آئی، وہ کمرے میں تھا اور اس کے پاس اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اماں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خالی نظروں سے اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا اور ان سے کبھی نظریں چراتا تو کبھی ان کی طرف دیکھتا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پہلے تو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کی اماں نے نرمی اور پیار سے کہا۔ وہ پھر سے مشین کی طرف دیکھنے لگا، جہاں پر اس کے دل کی دھڑکن اب نارمل ہو چکی تھی۔ بیٹا تمہیں اچانک سے کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ بتاؤ، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی اماں نے پیار سے پوچھا، مگر اس میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ وہ اپنی اماں کے سامنے کچھ بول پاتا۔
बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओ तो सही, मुझे परेशान मत करो। तुम जानते हो कि शादी के अगले दिन ही हस्पताल पड़े हो। सारे कितना परेशान हैं, तुम्हारे ससुराल वाले बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो थक गई हूँ उन्हें ये भी बता बता कर कि तुम ठीक हो। अब तो तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। उसकी अम्मा अपनी आंखों की नमी छुपाने लगी। वो अपनी अम्मा के चेहरे की तरफ देखने लगा। अम्मा मुझे क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताएं। मैं ठीक हूँ अम्मा, वो घबराता हुआ अपनी अम्मा से पूछने लगा। उसकी अम्मा वहाँ से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। वो अपनी माँ को जाता हुआ देखने लगा। वो जानता था कि उसके साथ क्या मसला हो गया है, बस उसकी अम्मा बताना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी रूम में आई। उसने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। कैसे उसने अपनी बीवी से नजरें चुराई हैं। उसकी बीवी ने हैरत से उसके मुंह की तरफ देखा। क्या हुआ है? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, इस वजह से आप मुझसे नजरें मत चुराएं। मुझे इस लड़की के बारे में भी सब कुछ पता है, वो संजीदगी से कहने लगी और हैरान हो गया कि अगर ये सब कुछ जानती थी फिर इसने इसकी अम्मा को क्यों नहीं बताया। तुम अगर मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर तुमने मेरी अम्मा को क्यों नहीं बताया? तुम उन्हें भी तो बता सकती थी। वो तजस्सुस से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मैं आपको इस वक्त बहुत कुछ बता सकती हूँ, मगर आप स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। मैं इस वजह से चुप हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कातिल हैं। वो संजीदगी से बोली, इसका मतलब तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। वो जिसकी वजह से सब कुछ बोल रही हो, वैसे मुझे उम्मीद थी तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानती हो। वो बमुश्किल बोल रहा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। उसकी बीवी ये कहकर चली गई और वो उसे देखता रह गया। चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया। उसकी अम्मा उसे एक की बात बार बार पूछ रही थी कि उससे क्या हुआ है, वो इतना परेशान क्यों रहता है, मगर वो अपनी अम्मा के सवालों के जवाब नहीं दे सकता था। वो अपनी बीवी की तरफ देखने लग जाता और उसकी बीवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता। वो उठकर वहाँ से चली जाती। अम्मा अगर आप जानना चाहती हैं ना मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, तो ये बात आप अपनी बहू से भी पूछ सकती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो एकदम संजीदा हो गया और उसकी अम्मा हक्का बक्का उसका मुंह देखने लगी। क्या मतलब? वो कैसे जान सकती है तुम्हारे बारे में? उसे तो इस घर में आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, फिर उसे कैसे मालूम हो गया तुम्हारे बारे में? इसकी अम्मा ने हैरत से कहा और वो मुस्कुराने लगा। अम्मा जब आपने मेरे लिए इतनी अक्लमंद बीवी तलाश की थी तो वो सब कुछ देख जान सकती थी मेरे बारे में। उसने जान लिया और वो अपनी अम्मा की तरफ देखता हुआ बोला। इस वक्त इसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई और वहाँ पर चाय रख कर जाने लगी। उसकी अम्मा ने रोक लिया। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, उसकी अम्मा ने संजीदगी से कहा। वो उनसे पूछने लगी, क्या कहना है? उसकी अम्मा ने संजीदा होकर कहा, बेटा मुझे बताओ कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये मुझे तो नहीं बताना चाहता और तुम जानती हो, तुम ही बता सकती हो। उसकी अम्मा ने प्यार से पूछा। वो अपने शौहर की तरफ देखने लगी, फिर उसने गहरी सांस ली। खाला जो लड़की मरी है ना, ये इस लड़की से मोहब्बत करता था कि दोनों ऑफिस में काम करते थे, मगर एक दिन इन दोनों में झगड़ा हुआ तो बात ऑफिस के बड़े बॉस तक चली गई। उन्होंने गुस्सा किया तो लड़की ने कह दिया कि ये उसे छेड़ रहा था, जिसकी वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया और ये दरबदर हो गया। लेकिन लड़की को बाद में एहसास हुआ कि उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो इससे माफ़ी मांगती रही, मगर इसने माफ़ ना किया और वो इसकी खातिर साथ वाले घर में आ गई। मगर इसने शादी कर ली और इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे यही लगता है कि उसकी बस ये गलती थी कि वो इससे मोहब्बत करती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कभी कि ये उसके साथ ऐसा करेंगे। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी और वो लड़की मुझे कॉल करके बोल रही थी कि अगर ये उसे ना मिला तो वो मर जाएगी, और वो मुझे कह रही थी कि वो बहुत बेबस हो रही है, उसे लग रहा है कि वो मर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उसे ऐसा कुछ होगा। बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बलाल की तरफ देखा। बलाल ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका लीं और वो बाहर चली गई। फिर उसकी अम्मा उसकी तरफ देखने लगी। बेटा तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी थी तो फिर उससे ऐसा क्यों किया था? उसकी अम्मा ने संजीदगी से कहा और वो शर्मिंदगी से बोल भी नहीं पा रहा था। अम्मा मुझे नहीं मालूम था कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे बस लग रहा था, इसलिए जानबूझकर ऑफिस में मेरी जगह लेने के लिए मुझे नौकरी से निकलवा दिया। इसी वजह से मैं उससे दूर दूर रहने लगा। मुझे आपकी परेशानी नजर आती थी, जो आप मेरी वजह से परेशान होती थीं, और मुझे इस लड़की पर गुस्सा आता था। अम्मा इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने आखिरी बार उससे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मैं अब किसी और का हो चुका हूँ।
जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक मेरी शादी का दिन आ चुका था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी को वो दुख नहीं दूंगा। वो संजीदगी से माँ से कहने लगा। उसकी अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया। आज उसे फ़कीर की बात याद आने लगी और वो अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराने लगा।